आज हमारा आखिरी लेक्चर है और आज हमने जो टॉपिक है हमारा मेनली वो है जियोडिसिक्स। जियोडिसिक बेसिकली मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि जियोडिसिक क्या होता है। 2D प्लेन में अगर आप देखें और दो पॉइंट्स हो आपके पास ए और बी, तो हमें पता है कि ए और बी के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। ए और बी के दरमियान ये जो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा, वरना तो ए और बी को मैं और भी डायरेक्शंस में ज्वाइन कर सकता हूँ, लेकिन जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगी वो स्ट्रेट पाथ होगा बिटवीन ए एंड बी। इसी तरह अगर मैं 2D स्फीयर लूं, ये 2D प्लेन था, ये 2D स्फीयर है, इसमें जो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स जो होगा वो क्या होगा। तो जब भी हम जनरल बात करते हैं, कोई मैनीफोल्ड या जनरल स्पेस होती है, तो उसके ऊपर दो पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम जियोडिसिक बोलते हैं। तो जियोडिसिक इज बेसिकली द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ मैनीफोल्ड। तो ये हमने डिफाइन किया। तो अब इसमें इसको फर्दर समझने के लिए ये दो पाथ्स आप देख लें, ये दो पाथ है। कंसिडर टू पाथ्स। ये एक पाथ है, समझ लें एक रोड जा रही है और वो रोड यूं मोड़ काट रही है, जिस तरह मरी में जाते हैं आप तो इस तरह की मोड़ छोड़ वाली रोड आती है, और एक ये सीधी कश्मीर हाईवे जा रही है, बिल्कुल सीधी रोड है। तो ये जो अगर कोई बॉडी मूव कर रही है इस रोड के ऊपर, तो ये जो ब्लैक एरोज हैं, ब्लैक एरोज उसके टेंजेंट वेक्टर्स को शो कर रहे हैं, और ये जो रेड एरोज हैं ये उसके एक्सेलरेशन वेक्टर को शो कर रहे हैं। लेकिन जब आप मोड़ वाली रोड पे जाएंगे तो हर पॉइंट के ऊपर टेंजेंट वेक्टर जो है वो इसमें इस डायरेक्शन में है, इसमें पॉइंट पे इस डायरेक्शन में है, और ये जो रेड एरो वाला वेक्टर है ये एक्सेलरेशन वेक्टर है, और एक्सेलरेशन वेक्टर भी हर जगह पे चेंज हो रहा है। Black arrows represent tangent vectors. Arrows with mixed colors are acceleration vectors. For a path to be shortest, acceleration vector is zero. यानी कि किसी भी पार्ट के शॉर्टेस्ट होने के लिए, चाहे वो कर्व स्पेस ही क्यों ना हो, उसके लिए जरूरी है कि जो एक्सेलरेशन वेक्टर है वो क्या हो, वो जीरो हो। For a shortest path on a curved surface, acceleration vector lies in the normal plane. तो एक्सेलरेशन वेक्टर, आप फॉर एग्जांपल एक ऐसी रोड पे जाते हैं जो बाहिर आपको सीधी नजर आ रही है बिल्कुल, लेकिन उसके आगे एक उतराई आती है और फिर चढ़ाई आती है। रोड बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में रहती है, सीधी चलती है, लेकिन उसमें उतराई और चढ़ाई आ रही है, तो उसका जो परपेंडिकुलर प्लेन होगी उस रोड पे, जो वर्टिकल डायरेक्शन में हम कहते हैं आसमान की तरफ एक प्लेन जा रही है, उस प्लेन में कोई फर्क नहीं आया, वो रोड के परपेंडिकुलर ही रहेगी। जबकि रोड ऊंची नीची हो रही है, कहीं उतराई में उतर जाती है, कहीं चढ़ाई में उतर जाती है, लेकिन सीधी रहती है, जिस तरह ये मैंने शो की हुई है इस पिक्चर में। तो फॉर अ स्ट्रेट पाथ ऑन अ कर्व्ड सरफेस, यानी कि पाथ स्ट्रेट हो लेकिन सरफेस कर्व्ड हो, एक्सेलरेशन वेक्टर लाइज इन द नॉर्मल प्लेन। तो एक्सेलरेशन वेक्टर उस रोड के जो नॉर्मल प्लेन है, जो परपेंडिकुलर प्लेन होगी उस रोड के, उस पे फॉल करेंगे। एंड एंड दस इट्स टेंजेंशियल कंपोनेंट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो चूंकि वो नॉर्मल प्लेन में फॉल करते हैं एक्सेलरेशन वेक्टर, तो एक्सेलरेशन का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है, टेंजेंट की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो ऑलवेज जीरो होगा। इसको हम जो है इसी फिनोमिनन को यूज करके हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की इक्वेशन निकालेंगे। सो द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ मैनीफोल्ड एम इज कॉल्ड द जियोडिसिक। जियोडिसिक क्या होती है कि अगर मैनीफोल्ड के ऊपर कोई से दो पॉइंट्स लें तो उनके दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम जियोडिसिक बोलेंगे। लेट टी बिलोंग्स टू टी एम, हम कहते हैं कि टी जो है कोई टेंजेंट वेक्टर है। देन फॉर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाई वी मस्ट हैव, क्योंकि ये टेंजेंट जो है, टेंजेंट की डायरेक्शन में इसका डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए, इसका कोई नॉर्मल कंपोनेंट तो हम कहते हैं कि अगर टेंजेंट का डेरिवेटिव, यानी कि स्ट्रेट लाइन का कैसे पता चलता है, हम उसका डेरिवेटिव उस स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन में लें तो वो जीरो आएगा ऑलवेज। तो टेंजेंट का जब हम डेरिवेटिव टेंजेंट की डायरेक्शन में लें वो जीरो आए तो हम कहेंगे कि पाथ शॉर्टेस्ट है। तो हम कहते हैं कि द कोवेरिएंट डेरिवेटिव dt ऑफ t मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो अगर हम कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लें तो इफ एक्स आई आर कोऑर्डिनेट्स विद पार्शियल आई एज कोऑर्डिनेट बेसिस, तो t जो है वो तो लिखा जाता है एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो t को हम लिख सकते हैं ए आई पार्शियल आई, और अगर ये किसी कर्व के ऊपर डेरिवेटिव है तो कर्व तो हम लिखते हैं गैमा इज इक्वल टू gamma of x1 of theta, x2 of theta, so on xm of theta, where theta is a parameter। तो गैमा स्टेरिक सी जो टेंजेंट बनता है वो बनता है डी बाई डी थीटा एफ ऑफ गैमा सी, ये जो हमने टेंजेंट की डेफिनेशन पढ़ी हुई है ऑन अ कर्व। तो गैमा स्टेरिक सी आपके पास आ जाता है, जब हम इसको खोलते हैं तो ये आता है डी एक्स आई बाई डी थीटा पार्शियल बाई पार्शियल एक्स आई एफ ऑफ गैमा, जो हमने वहां खोली थी पूरा डेरिवेटिव खोल के जब हमने कर्व की बात की थी। तो ये जो डी एक्स आई बाई डी थीटा है बेसिकली, इसको जब आप
कहेंगे कि ये वही टेंजेंट है जो कर्व के ऊपर है, तो टी जो है गामा स्टेरिक सी के इक्वल हो जाएगा। जब हम टी को गामा स्टेरिक सी के इक्वल लिखेंगे तो ए आई जो है डी एक्स आई बाई डी थीटा बनेगा। तो ए देयरफॉर ए आई इज इक्वल टू डी एक्स आई बाई डी थीटा इन टर्म्स ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। तो अब अगर हम टेंजेंट की डायरेक्शन में डेरिवेटिव लें तो बेसिकली टी की वैल्यू पुट करेंगे तो डी ए आई पार्शियल आई और इधर ए हो जाएगा ए जे पार्शियल जे। चूंकि ये दो का प्रोडक्ट है, ए आई चूंकि ये लीनियर होता है लोअर इंडेक्स में, तो ए आई बाहर आ जाएगा और ये इन दो के डेरिवेटिव पे ऑपरेट होगा। तो एक दफा डेरिवेटिव ए जे का आएगा पार्शियल जे एज इट इज प्लस ए जे एज इट इज पार्शियल जे का डेरिवेटिव। अगर आप इस चीज को देखें तो ये बन जाता है ए आई पार्शियल आई ऑफ ए जे इंटू पार्शियल जे प्लस ए आई, ये बाहर वाला ए आई और अंदर वाला ए जे। ये जो डी पार्शियल आई बाई पार्शियल पार्शियल जे के ऊपर ऑपरेट हो रही है, ऐसे ही है जैसे डी एक्स आई एक्स जे पे ऑपरेट हो। तो इसका जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ द कनेक्शन की फॉर्म में रिलेशन बनता है वो बनता है गैमा जे आई पार्शियल के। अब अगर आपने इसमें से पार्शियल जे कॉमन लेना है तो यू हैव टू इंटरचेंज द डमी इंडेक्स इन द लास्ट टर्म। तो आप ये जो के वाली डमी इंडेक्स है इसको हम इंटरचेंज कर देंगे जे के साथ, और आप इंटरचेंज कर देंगे दो इंडिसेस को जे एंड के को सेकंड टर्म के अंदर, सो दैट जो हमारा कोऑर्डिनेट वेक्टर फील्ड है पार्शियल जे वो हम इस टर्म के अंदर से कॉमन ले सके। हम खा चुके, मैं बस क्लास लेके आता पहुंचे, अभी शुरू किए थोड़ी देर। तो ये जो पार्शियल, जब आप इस के को जे बनाएंगे तो पार्शियल जे आपका कॉमन आ जाएगा, अंदर आपके पास टर्म बच जाएगी ए आई पार्शियल आई ऑफ पार्शियल ए जे प्लस ए आई ए के गैमा जे के आई। अब ये जो पार्शियल आई ए जे है इसको देखें कि हम कैसे लिख सकते हैं। तो ए आई जो है डी एक्स आई बाई डी थीटा, अभी पिछली स्लाइड पे हमने देखा था, तो ए आई पार्शियल आई हो जाएगा डी एक्स आई बाई डी थीटा पार्शियल बाई पार्शियल एक्स आई, और ये जो मिलके बनता है ये डी बाई डी थीटा बन जाता है टोटल डेरिवेटिव। तो हम कहते हैं ए आई पार्शियल आई भी डी बाई डी थीटा है, तो ये जो चीज ए आई पार्शियल आई है ये डी बाई डी थीटा, और ए जे बन जाएगा डी एक्स जे बटा डी थीटा। तो ये आपके पास बन जाएगा डी बाई डी थीटा ऑफ डी एक्स जे बाई डी थीटा प्लस गैमा जे के आई, इस ए आई की जगह डी एक्स आई बाई डी थीटा, इस ए के की जगह डी एक्स के बाई डी थीटा। तो ये आपके पास सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस बन जाती हैं, which is the equation that determines the shortest path between 2 points and is called the geodesic equation। ये जितने कोऑर्डिनेट्स होंगे उतनी इक्वेशंस हैं, क्योंकि इसमें जो j है वो फ्री इंडेक्स है। तो अगर ये 2 डायमेंशनल है तो 2 इक्वेशंस होंगी, 10 डायमेंशनल है तो 10 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी। तो ये जो इक्वेशन है ये कहलाती है जियोडेसिक इक्वेशन, और इसकी मदद से हम वो कर्व फाइंड आउट करते हैं जो कि हमें बताती है कि द पाथ शॉर्टेस्ट है। सर जी सर ये ए आई पार्शियल जे तो डी बाई डी थीटा के बराबर था। ठीक है, एक्स जे की नहीं समझ ये वाली, जी सर ये आ गई, ये वाली समझ आ गई ना कि डी बाई डी थीटा के बराबर है। जी सर। और ए जे किसकी इक्वल है? ए जे तो इसकी इक्वल है ना, ये देखें ए आई अगर डी एक्स आई बाई डी थीटा की इक्वल है तो ए जे डी एक्स जे बाई डी थीटा के इक्वल होगा। जी सर। तो एक डी बाई डी थीटा इसकी वजह से बाहर आया, ये जो ए आई पार्शियल आई लगा हुआ है, और एक डी बाई डी थीटा ए जे की वजह से आया, तो दोनों मिलके डी टू बन गए। ठीक सर ये इक्वेशन सेकंड ऑर्डर ही हमेशा रहेगी या थर्ड ऑर्डर भी हो सकती है? सेकंड ऑर्डर होती है। जियोडेसिक इक्वेशन इज ऑलवेज कपल्ड सेकंड ऑर्डर नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक, तो ये कंसीडर पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमें पता है कि जो क्रिस्टोफल सिंबल्स हैं वो कौन कौन से नॉन जीरो हैं, वो ये लिखे हुए हैं यहाँ पे। जियोडेसिक इक्वेशन आपके पास ये आ जाती है। इस केस में मैंने टी वेरिएबल थीटा पैरामीटर की बजाय टी पैरामीटर यूज किया, क्योंकि थीटा जो है वो कोऑर्डिनेट होता है पोलर में, तो हम उसको इसलिए या थीटा नहीं रखा बल्कि टी यूज कर लिया। अब चूंकि ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं, दो इक्वेशंस होंगी, जे को 1 रखेंगे पहली इक्वेशन आएगी, जे को 2 रखेंगे दूसरी इक्वेशन आएगी। जब मैंने जे को 1 रखा तो ये आपके पास इक्वेशन बनी, ऊपर 1 और गैमा के, तो नीचे एक ही पॉसिबिलिटी है कि 2 2 हो। 2 2 का मतलब है के भी 2 होगा, आई भी 2 होगा। तो जब मैं के को और आई को दोनों को 2 पुट करता हूं तो ये dx2 by dt होल स्क्वायर बन जाता है। x1 का मतलब है पहला कोऑर्डिनेट, x2 का मतलब है दूसरा कोऑर्डिनेट। तो ये इक्वेशन जब मैं देखूं तो ये बनती है d2r by dt स्क्वायर प्लस माइनस r d थीटा by dt होल स्क्वायर। ये पहली इक्वेशन बनेगी।
J को 2 रखूंगा तो ये 2KI बन जाता है गैमा के ऊपर। 2KI के लिए दो ही पॉसिबिलिटीज है, K2 हो I1 हो या K1 हो I2 हो, तो ये दोनों टर्में मैंने लिख दी जो नॉन जीरो बनती हैं। इसमें जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, x2 की वैल्यू थीटा, x1 की वैल्यू r और गैमा 2 1 की वैल्यू 1/r जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। तो ये जो इक्वेशन 1 एंड 2 है, दीज आर द ज्योडेसिक इक्वेशंस फॉर द पोलर कोऑर्डिनेट्स। अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो यू विल फाइंड कि ये जो है आपके पास स्ट्रेट लाइन की पैरामीट्रिक इक्वेशन निकल आती है। इसमें टी पैरामीटर है, टी पैरामीटर है इसमें, ठीक है, क्योंकि हमने थीटा की बजाय टी पैरामीटर इसलिए यूज किया कि आर और थीटा जो है कोऑर्डिनेट में यूज हो रहा था, ठीक है। इसी तरह जो हमने लास्ट टाइम यूनिट स्फीयर के लिए किया था, यूनिट स्फीयर के लिए भी जो नॉन जीरो कंपोनेंट्स क्रिस्टोफल सिंबल्स के आते हैं वो 1 2 2 और 2 2 1 या 2 1 2 है। इसकी भी दो इक्वेशंस बनेंगी। यहाँ पे x1 कोऑर्डिनेट थीटा है, x2 कोऑर्डिनेट फाई है। तो जब आप इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो पहली इक्वेशन 3 बनती है, दूसरी इक्वेशन 4 बनती है। These equations 3 and 4 are geodesic equation for sphere and represent, और इनका जो solution है वो ग्रेट सर्कल्स को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए स्फीयर के ऊपर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो जिस कर्व के लॉन्ग होगा वो कर्व ग्रेट सर्कल होगी, यानी कि वो सर्कल जिसका रेडियस और स्फीयर का रेडियस एक ही हो वो शॉर्टेस्ट पाथ की कर्व बनेगी। कुछ हमने टेंसर्स पढ़े थे, जिस तरह रिची स्केलर हमने पढ़ा, उसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन है कि रिची स्केलर या रिची टेंसर का फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रिची टेंसर एंड रिची स्केलर। रिची टेंसर कीप्स ट्रैक ऑफ हाउ वॉल्यूम्स चेंज अलोंग ज्योडेसिक्स। अब आपको पता है कि जब हम स्फीयर की बात करते हैं तो स्फीयर के अंदर जो ज्योडेसिक्स है वो ग्रेट सर्कल्स हैं, और आपको पता है कि तमाम ग्रेट सर्कल्स जो हैं नॉर्थ पोल से स्टार्ट होते हैं, साउथ पोल से होते हुए वापस नॉर्थ पोल पे कनेक्ट होते हैं। जिस तरह से ये मैंने दो रेड लाइंस लगाई हुई हैं, ये ग्रेट सर्कल्स हैं। अब अगर आप कोई से दो ग्रेट सर्कल्स दें और उनके दरमियान एक सर्कल इस तरह से बनाए जैसे ये बना हुआ है, और इस सर्कल को इन ग्रेट सर्कल्स के लॉन्ग मूव करें, तो जूं आप ऊपर जाएंगे नॉर्थ पोल की तरफ, ये जो सर्कल है ये छोटा होता जाएगा। तो ये जो रिची टेंसर है ये हमें ये बताता है कि जो वॉल्यूम है वो ज्योडेसिक के लॉन्ग मूव करने से वॉल्यूम में कितनी चेंज आती है। चेंज इन वॉल्यूम while traveling or moving along the geodesic, तो वो रिची टेंसर बताता है। रिची स्केलर कीप्स ट्रैक ऑफ द साइज ऑफ बॉल, अ बॉल डेविएट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड फ्लैट स्पेस साइज। अब आप जब एक स्फीयर लेते हैं और एक फ्लैट स्पेस लेते हैं तो आपने ये पाई आर स्क्वायर लिया, फ्लैट स्पेस के अंदर एक अगर डिस्क लेंगे तो उसका जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर बनता है। अगर आप इसी डिस्क के बराबर एक स्फीयर के ऊपर से काटेंगे तो स्फीयर के ऊपर जो सरफेस एरिया बनेगा वो एक कैप सी बन जाती है ना, स्ट्रेट नहीं होता बल्कि एक कैप सी बनती है। उस कैप का जो एरिया है, जितने एरिया का फर्क आएगा इस स्ट्रेट डिस्क से, वो जो डिफरेंस आता है, ये कितना फर्क पड़ता है, ये फर्क हमें रिची स्केलर बताता है कि जब हम किसी फ्लैट स्पेस से कर्व्ड स्पेस में जाते हैं तो द डिफरेंस इन द एरिया जो है उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है रिची स्केलर। ये मैथमेटिक्स का कोड है, इसकी डेविएशन शो करेगा स्पेस से, डेविएशन शो करेगा कि स्पेस के अंदर कितना एरिया किस तरह से चेंज हो रहा है एक सर्कल का, ठीक है, यानी कि उस सरफेस का एरिया किस तरह से चेंज हो रहा है कि अगर वो सरफेस स्ट्रेट लाइन में होती है तो वो सरफेस कितना एरिया बना रही है, और उसको जब हम कर्व्ड बना देते हैं तो कितना एरिया बना रही है, ठीक है। मैथमेटिका कोड मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एंड पे दूंगा, तो ये लास्ट 2 पेजेस के ऊपर वो मैथमेटिका कोड लिखा हुआ है जिसकी मदद से आप ये सारा कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने मैथमेटिका गालबन अपने उस कोर्स में पढ़ा होगा जो आपने सॉफ्टवेयर टूल्स का कुछ कोर्स पढ़ा हुआ है, ठीक है। नहीं भी पढ़ा हुआ तो ये उसकी जो कमांड्स हैं ये सारी यहाँ लिखी हुई हैं, और मैंने इसकी हेल्प भी लिख दी है कि ये NC वेरिएबल्स है, स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स। अगर नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स आपके 4 हो तो या 4 दे दें, 2 हो तो इसको 2 दे दें। NC इज इक्वल टू, एंड C स्टैंड्स फॉर सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स। मैंने यहाँ R थीटा Z लिखा है, यानी कि R रेडियल, T थीटा के लिए थीटा नहीं लिखा, T लिखा, और Z आप कोई और कोऑर्डिनेट्स हैं, फॉर एग्जांपल R थीटा फाई है तो वो लिख सकते हैं। V जो है वो उसकी कर्व है, जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए कर्व होती है, R cos थीटा, R sin थीटा, और Z वो यहाँ लिखी हुई है। G उसका मीट्रिक टेंसर कैलकुलेट करेगा, ये उसकी कमांड लिखी हुई है।
और जी इनवर्स उसका इनवर्स मीट्रिक टेंसर कैलकुलेट करेगा, गैमा जो है क्रिस्टोफल सिंबल्स कैलकुलेट करेगा, ये कमांड लिखी हुई है। RTD स्टैंड्स फॉर द रीमान कर्वेचर टेंसर, जो कि RABCD की फॉर्म में है, वो RTD में कैलकुलेट होगा। R जो आपके पास RC है वो रिची टेंसर के लिए है, जो RPD फॉर्म में है, तो ये RC उसको कैलकुलेट करेगा। RI स्टैंड्स फॉर द रिची टेंसर, इस फॉर्म में जो एक इंडेक्स ऊपर एक नीचे, वो RI कैलकुलेट करेगा। RS स्टैंड्स फॉर द रिची स्केलर, तो ये रिची स्केलर को कैलकुलेट करेगा। और G स्टैंड्स फॉर द आइंस्टाइन टेंसर, तो ये आपका आइंस्टाइन टेंसर को कैलकुलेट करेगा। तो ये सारी कमांड्स दी हुई हैं, यू कैन इजीली रन, यानी कि इन कमांड्स को आप मैथमेटिका के अंदर लिखें, रन करें, तो ये आपको सारी वैल्यूज 1 बाय 1 निकाल के दे देगा। आपको हाथ से कैलकुलेशंस करने की जहमत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, ये कोड सर ये मैंने फार्मूला नहीं समझ आ रहा। ये 2003 में मैंने, आपने मैथमेटिका नहीं पढ़ा हुआ? पढ़ा हुआ कुछ थोड़ा बहुत है। जी, तो ये तो आपने टाइप करना है, इसमें कौन सा फार्मूला नहीं समझ आया? सर ये आगे जो आपने लिखे हुए हैं, ये जैसे क्रिस्टोफर सिंबल निकालना है, आगे इसके डी फॉर्म में फार्मूले लिखे हुए हैं। ये डी डेरिवेटिव के लिए यूज होता है ना, ये मैथमेटिका के अंदर जो कैपिटल डी है ये डेरिवेटिव निकाल के देता है। और आपको पता है कि आर के अंदर भी डेरिवेटिव्स मौजूद है ना, क्रिस्टोफर सिंबल्स के डेरिवेटिव। यहाँ भी डेरिवेटिव्स मौजूद हैं, जो आपके मीट्रिक टेंसर के डेरिवेटिव्स मौजूद हैं क्रिस्टोफर सिंबल्स के लिए, तो ये कैपिटल डी लिखा हो, ये डेरिवेटिव की सर ये कमांड। GLJ क्या होगा? मीट्रिक टेंसर के इंडिसेस। जी जी, मीट्रिक टेंसर के GL के है ना, ये GLJ है। तो ये देखें L की वेरिएशन ये लिखी हुई है, ठीक है, कि जो आपके पास L है वो ये 1 से लेकर NC तक, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स जितने इसमेशन के ऊपर लगी हुई है ना L इंडेक्स, जबकि J की वेरिएशन भी J 1 से लेकर 3 तक है इस पर्टिकुलर केस में। तो फिर वो 1 वैल्यू होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, जिस तरह से वो टेबल में कैलकुलेट करेगा, उसका मैट्रिक्स पूरा कैलकुलेट करेगा। ये जो टेबल की कमांड है ना, ये पूरा मैट्रिक्स कैलकुलेट करती है, उसके सारे कंपोनेंट्स, 8 के 8 कंपोनेंट्स कैलकुलेट करेगी। ये सारी मैथमेटिका की बिल्ट इन कमांड है, टेबल, फुल सिंप्लीफाई, कैपिटल डी, ठीक है। और ये टेबल के अंदर उसकी रेंज देने के लिए ये सारे, ये मैथमेटिका का स्ट्रक्चर है ना, किस तरह से हम करते हैं उसके अंदर। ठीक है सर। आप इस कोड को पढ़ भी लीजिएगा, मैथमेटिका के अंदर टाइप करके देख भी लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूँ। ठीक है सर। और सर ये एक्सेलरेशन वेक्टर का नहीं समझ आया, डबल डेरिवेटिव को शो करेगा? कौन सा जी एक्सेलरेशन वेक्टर? फर्स्ट पेज पे जो हमने पढ़ा है आज सर, ये नीचे हमने कहा है ना कि टेंजेंट वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर की डायरेक्शन डिफरेंट होगी। जी जी, डिफरेंट होती है ना, देखिए। सर एक्सेलरेशन वेक्टर पर डबल डेरिवेटिव को शो करता है, टेंजेंट और डेरिवेटिव को, जी जी, स्लोप की एक्सेलरेशन डबल डेरिवेटिव को शो करेगा उसको, यानी कि टेंजेंट के जो है, टेंजेंट जो है कर्व के डेरिवेटिव को शो करता है, और टेंजेंट के डेरिवेटिव को एक्सेलरेशन शो करता है। ठीक है, ठीक है। इसीलिए तो नॉर्मल डायरेक्शन आ रही है ना, आपको पता है ना, टेंजेंट का डेरिवेटिव नॉर्मल की डायरेक्शन में होता है, जो आपने जी DG सर। 1 में पढ़ा हुआ था ना, तो इसीलिए ये नॉर्मल डायरेक्शन में आ रहा है एक्सेलरेशन वेक्टर। वहां पे तो सीधी डायरेक्शन में नजर आ रहा है, इधर ये नॉर्मल डायरेक्शन में आपको नजर आ रहा है कि नॉर्मल टू द कर्व की तरफ। ठीक है, कर्व ठीक स्पेस है। के अंदर।